क्या चल रहा है क्लासरा साहब? कभी जो है वो मौलाना जो है वो बिल्कुल अड़ गए हैं, अब तो वो कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम के वक्त जो बिल हुआ था उसमें जो जो चीज़ें थी उसी तरह जो है वो उनको अब ये बिल चाहिए। वो कह रहे हैं किसी किस्म की तरमीम अमेंडमेंट्स जो है वो भी नहीं मानेंगे। कितना हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये? मुझे ख्याल है कि मौलाना साहब के साथ पार्लियामेंट में एक तरह का गलत सलूक किया या मतलब बिल ला रहे थे तो आपकी कमेटीज होती हैं, पार्लियामेंट के सामने बिल पेश किया जाता है, वहां पे डिस्कशन होती है, कमेटी के सामने चला जाता है, कमेटी के मेंबरान बैठ के इसको एक एक क्लास को एक एक ये शीट को देखते हैं। आपने वहां पर और हुकूमत और मौलाना साहब के दरमियान जो इस वक्त एक तरह की टग ऑफ वार चल गई है, तो इसका मैं तो ये हुकूमत को जिम्मेदार समझता हूँ कि आपने पार्लियामेंट के अंदर बैठकर इन तमाम ये जो इश्यूज हैं इनको आपने देखा क्यों नहीं? आपको तो उसी वक्त देखना चाहिए। पार्लियामेंट का मतलब और क्या मकसद हो सकता है और इसकी यूटिलिटी है कि आपने बैठकर वोटिंग भी हो गई है, बिल पेश भी हो गया है, यहाँ से दोनों हाउसेस से अप्रूव भी हो गया, सदर साहब के पास जाकर आपको याद आया कि हो ये तो बड़ा ये मसला हो जाएगा आलमी लेवल पे। FTF वगैरह जो है उनके अपने उनके सख्त वो कवानीन है, वो तो ऑडिट की बात करते हैं, वो तो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, तो ये सारी चीजें तो आपको पहले तय कर लेनी थी। अब हुकूमत फंस गई है। अब ये कई वाला आपका स्टाइल है ना कि आप किसी चीज को सीरियसली लेना ना कि उस वक्त आपके जहन पे क्या सवाल आता था, उस वक्त सवाल हमने जुडिशल रिफॉर्म है, हमने यहाँ पर ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हमने चीफ जज बनने देना, हमने किसी और को जज लगाना है, हमने अपने आप को अदालत से बचाना है। अपने आप को अदालत से बचाने के चक्कर में आप अपने आप को एक और चक्कर में डाल बैठे हैं। मतलब है अगर आप वो कहते हैं ना यू आर बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, अगर आप इस पे साइन करते हैं तो FTF की आप पे पाबंदियां लग सकती हैं, फिर आप ये ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे जो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से आप निकले वहां से। अगर आप वहां से उनको ये खुश करते हैं, FTF को उन मेंबरान को खुश करते हैं, आलमी बिरादरी को नहीं जनाब कि हाँ हम जो मौलाना साहब के जितने ऑडिट भी होगा, स्टेशन भी होगी, हिसाब किताब भी होगा, तो मौलाना साहब इस वक्त वो आपको बिखरे हुए हैं और आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जब इमरान खान साहब के साथ मामलात आपकी कर रहे हैं उस वक्त मौलाना साहब भी अपनी स्टेट पावर लेकर आ जाओ। मौलाना साहब की स्टेट पावर ज्यादा लीथल है खान साहब से, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने मिस किया है और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे जाती है। मौलाना साहब का इस मामले में स्टांस जो है, हाँ जी, मुझे याद है क्लासरा साहब जब 26वीं तरमीम का मामला चल रहा था तब भी आप कहते थे कि मौलाना साहब जो है वो हुकूमत के साथ आ जाएंगे आखिरकार, और वही हुआ कि आखिरकार जो है वो मौलाना साहब आ गए। अब भी आपको लग रहा है कि मान ही जाएंगे, आ जाएंगे? नहीं, मेरा वैसे मुझे नहीं लगता कि आपकी दफा हुकूमत के लिए मुश्किल है। इन्हें मौलाना साहब की दुश्मनी, सियासी दुश्मनी क्या है व्हाटएवर, इन्हें मूल लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो FTF को वो नाराज करे, पूरा यूरोपियन उस फिर ये क्योंकि इसमें मेन यूरोपियन कंट्रीज बैठे हुए हैं जिन्होंने, अगर आप देखें तो पाकिस्तान को जैसे उन्होंने G+ ये स्टेटस दिया हुआ है, इसका आपकी $1 बिलियन की आपकी ड्यूटीज जो है उन्होंने माफ की हुई है। हमारी एक्सपोर्ट है, हमारे वहां लोग बहुत सारे हमारी डीलिंग उनके साथ चलती रहती है, आना जाना रहता है, और मतलब हमारी ट्रेड है या तल्लुकात है, वो तो कभी नहीं अलाउ करेंगे कि पाकिस्तान में मदारिस जो हैं आप इनकी जो फंडिंग हो रही है इनका ऑडिट चलो जी ना करवाएं क्योंकि आपका पॉलिटिकल मसला है। हुकूमत इंटरनेशनल लेवल पे उनको हैंडल नहीं कर सकती, मुल्कों को ये नहीं समझा सकेगी कि नहीं जनाब पाकिस्तान में फ्री फॉर ऑल है या फ्री फ्लो ऑफ डॉलर्स हो रहे हैं, दुनिया भर से पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, किसी चैनल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी स्पेंडिंग कहाँ पे हो रही है, मदारस पे हो रही है, बच्चों पे हो रही है, कहीं कैंप बनाए हुए वहां पे हो रही है, ये पैसा किधर जा रहा है। सो वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी मेरा ख्याल है इस पे ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करेंगे। और मौलाना साहब भी साहब अगर पीछे हटते हैं तो कहा जाएगा उनके जो फॉलोअर्स है नाकदीन है कि मौलाना साहब आप डर गए। अब सारा मसला तो अना का है ना, जो भी 1 फुट या 1 कदम पीछे हटने की कोशिश करते हैं आप, मैं और दीगर पूरा ये सोशल मीडिया, टीवी चैनल, एंकर, फॉलोअर्स उनको पड़ जाते हैं भाई साहब आप डर गए हैं, आप हुकूमत के नीचे लग गए, आप थल्ले लग गए। एक ये बड़ा मसला है ना, क्योंकि इस वक्त आपका कोई फॉलोअर जो है वो इन बातों को समझने को तैयार है। अब हुकूमत इसमें मैं फिर कहूंगा कि हुकूमत को पहले नहीं पता था कि ये जब इस तरह के बिल आप लेकर आएंगे तो प्रॉब्लम हो। उस वक्त आपने मौलाना साहब से तरमीमें वगैरह मंजूर करवा दी, अपनी आपने गजल सुना दी, गजल सुना दी कि ये हमारी सोच है। जब मौलाना साहब की बारी आई कि वो अपनी गजल सुनाए, आप अपना दिमाग लेके भाग गए। अब ये तो मेरा ख्याल है अब बहरहाल मुझे नहीं लग रहा कि
कि मौलाना की तरफ ये कोई पुश करने की कोशिश करेंगे, तो मौलाना साहब जी ये कितना बड़ा इस वक्त चैलेंज हो सकता है हुकूमत के लिए कि मौलाना का साथ देने वाले और भी बहुत हैं, जैसे कि खान साहब ने रीसेंट स्टेटमेंट दी कि महमूद खान अचकजई से मिलने की ख्वाहिश है, उनकी अख्तर मेंगल से मिलने की ख्वाहिश है और मौलाना साहब से भी मिलने की ख्वाहिश है। मुलाकात तो खैर चले हो नहीं हो, लेकिन अगर इस फ्रंट पे कोई डेवलपमेंट हो जाती है, कोई ऑपोजिशन इत्तेहाद बन जाता है, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है हुकूमत के लिए। बिल्कुल, हुकूमत को मैं अगेन ये तो मैं पहले कहा था कि हुकूमत के सामने तो वही है, आगे वो कहते समंदर है पीछे खाई है, आगे उनके एफटीएफ खड़ा हुआ है, पीछे मौलाना साहब बैठे हुए हैं। तो हुकूमत दरमियान में सैंडविच तो बनेगी। जो इनको रिलीफ मिला था कि इमरान खान साहब की 2-3 जो कॉल जो है वो और खान बहुत बड़े टेंट नहीं डाल सके हुकूमत को अपनी शरायत नहीं बनवा सके। और अभी आज उन्होंने, अगर आपने सुना भी होगा, अभी आप बात भी कह रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस की कॉल जो थी, जो लास्ट बड़ा कार्ड था, वो भी खान साहब को डेफर करना पड़ गया। सो वहां से जो रिलीफ मिला था हुकूमत को, वो सारा रिलीफ यहाँ कंज्यूम होता लग रहा है मौलाना साहब को। दूसरा, मौलाना साहब इस मामले में मुझे लगता है कि वो जेल में उनको अगर इमरान खान साहब ने फॉर्मल इन्विटेशन दी, अभी तो ये कहते हैं पार्टी के लोगों ने उनको तजवीज दिया खान साहब को कि जनाब आप उनको इन्वाइट करें, अगर उनकी तरफ से फॉर्मल खान साहब की तरफ से इन्विटेशन है, तो मुझे लगता है कि मौलाना साहब चले जाएंगे। मुझे ये रीडिंग है, जैसे उस वक्त मैंने कहा था कि मौलाना साहब जो है ये उसमें 26वीं तरमीम में वोट डालेंगे, ये मैं शुरू दिन से मेरा इस पे था, रीडिंग थी मेरी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, रीडिंग होती सियासत की। अभी भी मुझे लगता है कि अगर हुकूमत ने ये बिल पे साइन ना किया, जो लाइकली लगता है कि हुकूमत नहीं कर सकेगी, तो मौलाना साहब या खान साहब से मिल सकते हैं, या इनकी पार्टी के लोगों से तो पहले भी मिलते रहते। सवाल यह कि मौलाना साहब अगर बैरिस्टर गौर से मिल लेते हैं, उमर अयूब से मिल लेते हैं, शेर अफजल से मिल लेते हैं, सलमान अकरम राजा साहब या बाकी लोगों से, तो पार्टी हेड से मिलने में क्या मसला है? बल्कि बड़ी खबर बनेगी, बहुत बड़ी स्टोरी होगी, ब्रेकिंग स्टोरी होगी, 2-4 दिन आपको मुझे भी अपने शोज करने के लिए और टीवी एंकर्स को, चैनल्स को मिसाला मिल जाएगा। तो मौलाना साहब अगर वहां से फॉर्मल खान साहब ने रिक्वेस्ट की, तो मुझे फील होता है कि जाएंगे और बहुत बड़ा एक लीथल एक कॉम्बिनेशन अलायंस हो सकता है, जिसको हुकूमत के लिए हैंड। अच्छा, ये बताइएगा क्लासा साहब कि आजकल ये पीटीआई के फ्रंट पे क्या चल रहा है, ये क्या वजह है? ये सिविल नाफरमानी तहरीक जो है आए तो बड़े जोश में थे, बड़े एग्रेसिवली खान साहब ने अनाउंस किया था सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, तारीख भी गुजर गई, कोई अता पता नहीं है सिविल नाफरमानी तहरीक का, क्यों नहीं हो सकी आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है खान साहब को जो हेस्टी कहना माई वे और हाई वे, बस अभी कर लें। अभी जो मैंने बात किया ना, वो हमारे सबके बच्चे होते हैं माशाल्लाह, तो बच्चा जिद नहीं कर जाता, हमारे घरों में भी करते थे, छोटे थे बच्चे, अभी करके थे, अभी ये चीज मुझे चाहिए। खान साहब के जहन में भी वही है कि अभी करें, अभी मुझे करके दें। मसलन अब जब उन्होंने 4 अक्टूबर वाली कॉल दी थी, उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि खान साहब के थोड़ा सा अपने वर्कर को रेस्ट दें, या थोड़ा सा ऑलरेडी 9 मई की वजह से लोग आपके तकलीफ में, मुश्किल में है, एस्टेब्लिशमेंट और आपके दरमियान और बड़े फड्डे चल रहे हैं, ये फिर यहाँ पे वो आ रहे हैं, इसके अगर आपको याद होगा मलेशिया के या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, खान साहब ने कहा नहीं हम आ रहे हैं। अच्छा, फिर आपको याद होगा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, वो जो उसमें बहुत सारे मुल्क आ रहे थे, तो वो भी खान साहब को लगा कि अच्छा मौका, हुकूमत हमारी बात मानेगी, ये एम्बेरसमेंट नहीं कर सकेगी। खैर वो जो भी हुआ वो हमारे सामने है। दूसरी कॉल खान साहब की मेरा ख्याल है जो इनकी बार्गेनिंग पोजीशन थी खान साहब की, एक इनका रोब था, एक दहशत थी, एक थोड़ी सी थ्रेट थी हुकूमत पे, एस्टेब्लिशमेंट पे। दूसरी कॉल इन्होंने 24 नवंबर वाली की है ना, उसने खान साहब को मेरा का नुकसान पहुंचाया, इनकी पार्टी को भी दिया है, इनका वर्कर भी डिमोरलाइज हुआ है। फिर जिसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब, बुशरा साहबा जो वो दावे करके आए, तो फिर उनको वापस जिन हालात में वापस जाना पड़ा, उस पर बहुत सारे मजाक बन गए, बहुत सारे जुगतें बन गई। आपको वर्कर बेचारा आपकी गाड़ी को तोड़ रहा था, आप लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था, वो इनकी गाड़ियां रोक रहे थे, आपने देखा ही होगा कि भाग के नहीं जाना, चीजें नहीं करनी। सो वर्कर को ये लगा ये हर दफा में ले आते इस्लामाबाद, छोड़ कर खुद भाग जाते हैं। सो वो बड़ा एक डिमोरलाइज, उनकी जो पोजीशन थी स्ट्रेंथ की, उसे वीकनेस पे है। अब आप इनकी कौमी असेंबली में तकरीरें सुना है, 3 किस्म के सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन कौन दे रहे हैं? हुकूमत नहीं दे रही। हम ऐसे करते जिरका बुला लेते हैं। अब जिरका साहब केपीके का एक बड़ा बेहतरीन, एक बड़ा खूबसूरत कल्चर भी है, वहां पे लोग बैठ के बातचीत करते हैं। अब जिरका तो केपीके की हद तक है, तो क्या हुकूमत उसमें जाएगी या केपीके की पार्टीज आपस में बैठ के बात करेंगे? मौलाना साहब होंगे, एनपी होगी और साथ में पीटीआई बैठ जाएगी। नंबर 1 उन्होंने जिरका का कह दिया कि जिरका करें। अच्छा, फिर वहां शेर अफजल साहब कह रहे हैं पार्लियामेंट में अब बैठे और यहाँ पे बात करें। फिर उसके अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि जनाब यहीं से कोई रास्ता निकलेगा, ये पार्लियामेंट से निकलेगा। तो उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं स्पीकर के पास जाएं। आप इसमें मेरा ख्याल है फंस गई
पीटीआई और उनको टार्च कर रहे हैं, वो उन पर जुटने लगा रहे हैं कि भाई साहब जब हम बात कहते थे तो आप कहते नहीं, जो हम तो इन डाकू चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, जैसे उसने भी उन तकरीर की थी तलाल चौधरी साहब ने। सो पीटीआई जो है इस वक्त एक कमजोर विकेट पे खड़ी हुई है, उसके पास जो स्ट्रेंथ थी, मेरा ख्याल है जिसने भी इनसे 24 ये नंबर वाला उन्होंने कॉल करवाई है, वो उन्होंने दोस्ती नहीं की पीटीआई के साथ, उन्होंने इनको दुश्मनी की है। और उसके बाद जो इनका एक पावर थी, जो इनका एक क्लाउड था, वो बस्ट हुआ है। और इस वक्त पीटीआई लगता है आपको कि शायद दे आर बेगिंग उस नेगोशिएशन के लिए। अच्छा, वो आप तो कुछ आपकी दफा फौज की बात भी नहीं कर रहे, अगर आप इनका वो देखें ना, बिल्कुल फौज की बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं हुकूमत से बात करना चाहते हैं। हुकूमत आपको पता है इस वक्त बड़े कंफर्टेबल उसमें बैठी है, वो घसीटने की कोशिश करेगी, वो एंगेज तो इनको करेगी, लेकिन इनकी शराइत इतनी सख्त है, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत वो ठीक है मुज़ाकरात करेगी, लेकिन निकलना कुछ नहीं है। तो पार्लियामेंट में आखिर वो ले गए हैं। हुकूमत की कामयाबी ये है, पीटीआई को सड़कों से उठा के पार्लियामेंट में ले गया। पार्लियामेंट में क्या सलूक होता है वो हम इसको देखते रहेंगे। तो ख्लासा साहब, ये हुकूमत की हमने जहां तक बात की है, हुकूमती फ्रंट पे अब जो एरोगेंस नजर आ रही है वो इसलिए है कि जो है अब हम खान साहब को या पीटीआई को भी मजा चखाते हैं, ये हमसे बात नहीं करना चाहते थे, अब हम भी नहीं करेंगे बात, ये एरोगेंस है या फिर उनके पास इख्तियार ही नहीं है कोई फैसला करने का या कुछ भी देने का पीटीआई को इस वक्त? बड़ा अहम खूबसूरत सवाल है आपका। एक एरोगेंस वर्सेस मतलब पावर है कि नहीं है, दो चीजें हैं जी। एक तो यह है कि इन्होंने बड़ी गालियां खाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े इन्होंने खान साहब उनके फॉलोअर्स ने जो कुछ भी था उन्होंने भी किया, पार्टियां करती होती हैं। अब खान साहब के साथ जो प्रॉब्लम मुझे नजर आता है, ये मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो सकते, ये नहीं हो सके आज तक, 2-3 बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। नवाज शरीफ साहब जेल में गए तो विद इन 1 ईयर सोल्यूशन निकल आया था मुशर्रफ साहब के दौर में, उन्हें सऊदीज आ गए थे, ले गए थे। बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ के दरमियान एनआरओ हो रहा था, अमेरिकन ने और उन्हें बरतानवी वो जो एहलकार थे कंडोलीजा राइस ने यहाँ से बैठकर उधर से बार ग्रांट ने उन्होंने ब्रेक थ्रू करा दिया था, बिकॉज़ दे वर द गारंटर। उस वक्त सऊदीज गारंटर थे, बेनजीर की तरफ यूके और अमेरिकन गारंटर थे। खान साहब का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, कोई गारंटी नहीं दे रहा। कौन गारंटी दे? लोग बहुत सारे सिंपथाइजर हैं। मैं थोड़ी देर पहले उनको शायद फरहान अब्बासी साहब को सुन रहा था काशिफ साहब के शो में, तो वो कह रहे थे कि जनाब ये सब हल होना चाहिए। तो मैं बैठा होता जरूर सवाल करता कि सर आप हल बताएं। वो अच्छा वो कहते हैं मुज़ाकरात हल है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए था क्योंकि फेयर एनफ, तो फिर आप खान साहब की गारंटी देते हैं कि जो बातें तय होंगी खान साहब उन पर एग्जीक्यूट करें। मैं शर्त कहता हूँ शायद फरहान अब्बासी साहब भी खान साहब की गारंटी ना देते, हालांकि वो इस वक्त उनके सिंपथाइजर हैं, वेल विशर हैं। सो खान साहब का कोई बंदा गारंटी देने को तैयार नहीं कि मुज़ाकरात हुकूमत करे भी सही, पार्लियामेंट के अंदर करे, बैन करे, फौज करे और करे, जो भी करे। कोई एक बंदा पाकिस्तान में तो होना चाहिए कि जो हम या एग्रीमेंट करने वाले हैं खान साहब और या हुकूमत के दरमियान, तो मिडल ग्राउंड, तो इसको एग्जीक्यूशन जो होगी खान साहब अपने हिस्से की जो एग्जीक्यूशन है उसमें पूरा उतरेंगे। कोई एक बंदा मुझे पाकिस्तान में या दुनिया भर में नजर नहीं आ रहा जो खान साहब की गारंटी देने को तैयार हो। इसी वजह से ये पाकिस्तान और इन पीटीआई और इनके दरमियान वो फौज हो, वो आपकी हुकूमत हो, ये मुज़ाकरा कोई क्रेडिट इंटरनेशनल लेवल पे है ना, नेशनल ना लोकल लेवल पे। मुझे तो ये समझ आता है जिसकी वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। इसको एरोगेंस कहें, इसको लैक ऑफ पावर विद हुकूमत कहें कि एस्टैब्लिशमेंट फैसला करेगी खान साहब का, जो भी कहें, मुझे तो एक ही मसला नजर आ रहा है कि जिस दिन खान साहब का कोई गारंटर आ गया तगड़ा सा, तो मेरा ख्याल बात बन जाएगी, बात आसान हो जाएगी उनके लिए। ठीक है, कुछ देर पहले सारा शरीफ के घर के बाहर भी मौजूद थे, कुछ तफसीलात दीजिएगा इस केस के हवाले से और जो सजाएं हुई हैं उस हवाले से भी। जी, सजाएं तो हाईएस्ट जो सजाएं वो मिली है, जो अरफान शरीफ है उनको 40 साल लाइफ सेंटेंस हुई है, उनको 40 साल उनको जेल में गुजारने पड़ेंगे। उसके बाद कंसिडर किया जाएगा कि क्या उनको जमानत मिलती है या नहीं। उनकी जो सेकंड वाइफ है बिनिश, उस बिनिश बतूल, उसको 33 इयर्स और लाइफ सेंटेंस, और उनका जो भाई है उसको मिले हैं 16 साल। ये बहुत एक्सट्रीम लेवल की यहाँ पर सजाएं समझी जाती है। और आज ओल्ड बेली में जो जज थे मिस्टर जॉन कैवानाग, उन्होंने जब सजाएं दी तो उससे पहले उन्होंने 1 घंटा लगाकर केस को समाप्त किया और उन्होंने बताया कि वो क्यों जो एक्सट्रीम लेवल की जो जितनी मैक्सिमम सेंटेंस वो दे सकते हैं वो क्यों उनको दे रहे हैं। और उसका उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक बहुत ही इनह्यूमन और एक बारबेरिक तरीके से 10 साल बच्ची को उसके अपने वालिदैन ने कत्ल कर दिया, और किसी भी स्टेज पर उन्होंने उस मासूम बच्ची को मारने से लेके आज तक की सजाओं में किसी भी स्टेज पे उन्होंने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया कि उनको कुछ रिग्रेट हो या उन्होंने एक हार्टफेल्ट एक अपॉलॉजी दी हो कि उनसे गलती हो गई हो, बल्कि उन्होंने कहा कि इन
खास तौर पे जो हस्बैंड और वाइफ थे इरफान शरीफ और बेनिश के, उन्होंने एक से बढ़ के एक झूठ बोला। पहले बच्ची को टॉर्चर किया, मारा, उसको जो कोर्स ऑफ जस्टिस है उसको प्रिवेंट करने के लिए पाकिस्तान भागे, पाकिस्तान से जाके झूठ बोला, वापस आकर यहाँ झूठ बोला। ये कि वजह उसकी यही है कि उन्होंने मिटिगेशन में कुछ ऐसा नहीं डेमोन्स्ट्रेट किया कि जिससे कुछ भी ज्यूरी या जज के दिल में किसी भी हवाले से उनके लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी। और उन्होंने कहा कि जो सजाएं वो दे रहे हैं वो कभी भी जो क्राइम हुआ है, जिस बच्ची को मारा गया है, उसको जो प्रोपोर्शनेट हो ही नहीं सकता कि एक 10 साल जो मासूम बच्ची है उसकी जिंदगी ले ली गई और जिस भयानक तरीके से ली गई। और उसके बाद जज ने कहा कि ये जो सेंटेंस है अगर ज्यादा वो कानूनी इजाजत दे रहा हो तो वो इससे भी ज्यादा उनको सजाएं देते। जी तो ये बताइएगा मुर्तजा, तो कोई रिग्रेट तो नहीं था, लेकिन क्या उन्होंने खूब अपना केस लड़ा, इसको डिफेंड करने की कोशिश की या नहीं? देखिए केस उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि कैसे लड़ा। जो इरफान शरीफ, देखिए तकरीबन 6 वीक्स ये ट्रायल चला है। अब 6 वीक्स में मुख्तलिफ इसमें वो स्टेजेस आई है। एक पहली स्टेज तो ये थी कि इरफान शरीफ ने स्टार्ट इससे किया, पहले चूंकि उनकी बारी थी, उन्होंने कहा जी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारा कुछ मेरी वाइफ बेनिश ने किया। अच्छा। पूरा जो ज्यूरी का उन्होंने 1 वीक गुजारा। 1 वीक के बाद उन्होंने अचानक अंदर डे 6 उन्होंने कहा जी कि मैं सारी चीज की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ और इनमें से मेरा भाई और मेरी बेगम का कोई कसूर नहीं है। इस पे प्रोसिक्यूशन ने कहा कि आप एक्चुअली सारा ब्लेम अपने ऊपर लेके अपनी बीवी और भाई को बचाना चाहते हैं, लेकिन जो क्राइम है वो तो आपने मिलकर किया। भाई का शायद कम रोल है कि उसने एंड पे आपको असिस्ट किया, उसने खुद टॉर्चर नहीं किया होगा, लेकिन शामिल तो वो भी है कि क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड से टिकट भी आपको लेके दिया, आपके साथ पाकिस्तान भागा, उसके सामने टॉर्चर हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान से न्याय आया था लेकिन वो भी रिपोर्ट कर सकता था, उसने नहीं किया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेज पे फिर पुलिस से अपना केस चलाया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इरफान शरीफ ने तो पूरा अपना उसके साथ ग्रिलिंग के लिए पेश किया। उनकी जो वाइफ है जी, उसने और फैसल ने कहा कि आपने जो हमें करना है करें, हम आप यानी उन्होंने यूं कहना कि कॉन्टेस्ट किया ही नहीं कुछ। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सारा शरीफ के जिस्म के ऊपर इंसानी जो बाइट्स थे उसके निशान थे कि उसको किसी ने थाइस पे और बाजू पे और कमर पे काटा था, किसी इंसान ने खाया हुआ था उसको। तो उसमें जो फोरेंसिक हुआ तो उसमें वालिद और चाचा के दोनों की ह्यूमन बाइट नहीं मिले, मैच नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि कोई तीसरा बंदा कौन है जिसने उसे खाया था, वो बेनिश थी। बेनिश को जो पुलिस ने कहा कि आप अपना जो है ना वो फोरेंसिक दें अपने मुंह का, जो जुबान का, उसने ये देने से इनकार कर दिया, जिसका आज जज ने कहा कि अगर उन्होंने सारा शरीफ को खाया हुआ नहीं था, उसने जो बाइट टॉर्चर नहीं किया था, तो वो अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए पेश करती, उन्होंने नहीं किया। यही वजह है कि उनको 33 साल के लिए सारा शरीफ जो बेनिश है उसको सजा मिली है। आप अंदाजा कर लें कि जो डिटेल सामने आई कि 10 साल बच्ची, उसके जिस्म के ऊपर 75 टॉर्चर के निशान थे, 25 जगह से उसकी हड्डियां टूटी हुई थी, उसकी स्पाइन टूटी हुई थी। मरने से पहले उन्होंने उसको एक स्टेज पे उसके पांव दोनों बांध के उसके ऊपर गर्म पानी, उबलता हुआ पानी उसके पांव पे फेंका। उसके अलावा उसके जिस्म, उसके नेक पे, यानी हर तरफ उसके निशानात थे। उसको उन्होंने हल ये ढूंढा कि उन्होंने उसको ग्लासेस पहनाना शुरू कर दिए, बाहर जाते हुए हिजाब और मेकअप करा के वो उसके जख्म छुपा रहे थे। और आखिरी दिन जो बहुत ही एक हॉरिफिक, जो जिसको सुन के आज प्रेस के लोग भी रोए और मतलब वहां पे तकरीबन, अच्छा इरफान शरीफ भी रोया कि जब ये वहां पे डिटेल सामने आई कि सारा शरीफ ने अपने वालिद को उसकी बर्थडे पे एक बड़ा खूबसूरत मैसेज लिखा था कि डैडी आई लव यू, आई एम सॉरी कि मैं कभी कभार आपसे ऊंची आवाज में बात करती हूँ, लेकिन आई लव यू, यू केयर फॉर मी, अपनी सौतीली मां को लिखा था। लेकिन ये आज जज ने कहा कि जो आखिरी लम्हात थे उसके, शायद आखिरी 20-25 मिनट, बेनिश ने बुलाया इरफान को घर के, वो बहाना कर रही है कि मैं मरने लगी हूँ और ये कि बेहोश हो रही है तो तुम आगे घर पहुंचे। वो घर पहुंचे तो वो बेनिश की बाहों में थी सारा शरीफ, जो उसके जिंदगी के आखिरी लम्हात थे, और उस पे वो उसको होश, मतलब वो बिल्कुल गिविंग अप, वो उसको बेहोश हुई हुई थी। तो इरफान शरीफ ने आगे कहा कि नहीं, डंडा ना, मैं इसको डंडे से मारता हूँ, ये बहाना बना रही है, ऐसे ही नाटक कर रही है। और उसने मरने से पहले भी उसको जो पोल था, पोल से उसको मारा, उससे पहले वो तो टॉर्चर कर ही रहे थे। मतलब यकीन करें ये 6 वीक्स में केस को मैंने पूरा फॉलो किया और बंदा यकीन नहीं कर सकता कि
मतलब किस हद तक कोई गैर इंसानी लेवल पर जाकर कोई टॉर्चर कर सकता है, और वो भी एक 10 साल। जी मुर्तज़ा, आपने काफ़ी डिटेल में बताया कि किस किस्म का जुल्म जो है वो देखा गया। ठीक है, हमको जी क्लासर साहब आप हमारे साथ हैं? जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी क्लासर साहब जी आवाज़ आ रही है। मुर्तज़ा ने काफ़ी डिटेल में जो है वो बताया कि किस तरह से सारा शरीफ पे जो मज़ालिम ढाए उनके अपने ही वालिद ने और उनकी जो सौतेली माँ थी उन्होंने, और क्या केस था, काफ़ी डिटेल में जो है वो मुर्तज़ा ने बताया। आप अगर क्लासर साहब बात करना चाहें, मुर्तज़ा हमारे साथ हैं। जी मैं चाह रहा था कि वो तो बड़ी तफसील से बता दें, हम इस स्टोरी को फॉलो भी करते रहे। फाइनली द जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड, लेकिन वो इंसानी जान बेचारे, जिस तरह बच्ची पे जुल्म हुआ है उसने हर एक बंदे को मेरा ख्याल डिस्टर्ब किया है। पेरेंट्स इतने भी जालिम हो सकते हैं, इतने में रुथलेस और इक्वल भी हो सकता है। मेरा ख्याल है जो वहाँ पे यूनान की उस पे अगर कश्ती का जो फिर एक और इंसिडेंट हुआ है, तो मुर्तज़ा माइट हैव द मोर डिटेल्स के अगर वो पूछ लिया जाए। मुर्तज़ा अगर आप हमें बता सकेंगे कि फिर एक दफा वहाँ पे यूरोप के सैलों पर पाकिस्तानी जो है वो मारे गए हैं, उसमें यूरोप में लीगली तौर पर एंटर हो रहे थे। ये क्लासेस अब उसमें अभी तक ये तो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितने टोटल नंबर क्या है, अल्लाह ना करे जो कैजुअलिटीज को जो खदशा है। लेकिन एक बात जो अभी तक कंफर्म हो रही है, जो वहां पे जो सफारत खाने के लोगों से बात हुई है कि दर्जनों के हिसाब से नौजवान पाकिस्तानी है जो मिसिंग है, जो यूनान के जरिए, लिबिया और इन वाटर्स के जरिए वो बेसिकली वो यूरोप में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। और ये भी जो अभी जो बाहर आए हैं, जिनकी बात उन जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने हमें यहाँ पर वीडियोस भी भेजी, और जो वहाँ भी यूनान में पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स उनसे भी हमारी बात हुई। तो ये एक मौजूदा है कि जितना मतलब मुश्किलात उनको समंदर में उठाना पड़ी, जिस तरह से उनकी वो कश्ती डूबी, लेकिन उसके बावजूद वो जो सरवाइव कर गए, ये एक मौजूदा है। क्योंकि आपको याद है कुछ अर्सा कबल तो बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे एक ही गांव के बहुत सारे लड़के थे, वो सारे अनफॉर्चुनेटली डूब गए थे। अब की बार जो तकरीबन सिर्फ एक बोट में तकरीबन 100 के करीब जो पाकिस्तानी थे, जिनमें से बहुत सारे मिसिंग भी है, लेकिन बहुत सारे सर्वाइव भी कर गए और 1 घंटे के अंदर वो रिकवर भी हो गए। लेकिन अगेन खदशा ये है कि शायद 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे नौजवान हैं जो इस वक्त तक मिसिंग है, उनका पता नहीं चल रहा। लेकिन जो बचे हैं उनकी जो हमने स्टोरी सुनी, बहुत ही होलनाक स्टोरी है कि किस तरह से जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं वो इन लोगों को लाते हैं और लाकर उसके बाद जो वो उनको अपनी मर्जी पे छोड़ देते हैं। और फिर जो मतलब उनको बच गया तो उसकी ठीक है, वरना आपको ये पता ही नहीं कि उनको लाया कौन था। जो गैंग ऊपर तो यहाँ को पहुंच नहीं सकते, वो इतना प्रॉफिटेबल नेटवर्क है कि उस तक पहुंचना ही मुश्किल है। तो वो भी एक बजाय खुद एक अनफोल्डिंग एक ट्रेजेडी जिस तरह से ये सारा वाकया पेश आया। अच्छा, हम देख रहे हैं कि मोस्टली ये नौजवान बच्चे जो आते हैं, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के हमें बताया जाता है पूरे पाकिस्तान में से 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जो है नौजवान जो ज्यादा जाते हैं, खारिया का, झेलम का, पिंडी भटिया वगैरह, यहाँ से मंडी बहुद्दीन। ये क्या इस पे कोई वहां पे कोई आपकी तो मुलाकातें होती रहती होंगी, ये क्या वजह है? ये कोई बाकी गुर्बत का मसला है, जॉबलेसनेस है तो पूरे मुल्क से बच्चे या इस तरह के हमें नजर नहीं आता। सबसे ज्यादा फिगर जो है तो 3 इजलास से जाते हैं आपस में। कोई जो लोग चले गए यूरोप में, उनके घर बन गए, उनकी खुशहाली है, पीछे गांव में सुधराहट भी है कि फलान के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगले हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है, तो पेरेंट्स जो है सारा कुछ करके वो भेजते हैं। तो इस पे कोई थोड़ी सी कोई बातचीत हुई आपकी कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट से लोग क्यों ज्यादा अपने आप को रिस्क में डाल जाने जाया करते हैं? अच्छा, इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो एग्जैक्टली वो है जो आपने बताया कि जहां से बहुत सारे लोग आ गए जो बड़े वेल सेटल्ड हैं यूरोप में। अब आप नॉर्वे चले जाएं, मुख्तलिफ इन ममालिक में चले जाएं यूरोप के, वहां पे आपको इन एरिया से सबसे ज्यादा लोग आएंगे जो बड़े अच्छे एडजस्ट हुए हैं। अब वो वहां पीछे उन्होंने माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस की है। जिनके पास नहीं है पैसा वो देखते हैं, वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, लिहाजा वो अपना सारा कुछ रिस्क लेने को। अच्छा, उनको भी देखा है कि जो गए हैं वो भी कोई रिस्क लेकर ही गए हैं, तो वो भी कहते हैं कि ठीक है यहाँ वैसे काम तो है कुछ नहीं, तो बेकार जिंदगी गुजारने से बेहतर है पैसे तो अरेंज कर लेते हैं कि हम रिस्क ले लें, और मोस्टली मतलब वो कामयाबी के चांसेस होते हैं। और एक वो तो आपको एक जर्नी है, वो तो करनी पड़ती है इस काम के लिए। एक तो वो फैक्टर वो है। दूसरा, ये टाइम है आपके पास?
जी जी मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच। वक्त की कमी की वजह से हम कॉल जो है वो जारी नहीं रख सकेंगे। तो पंजाब असेंबली में जो है वो बिल पास हुआ है और मेंबरान असेंबली और वज़रा की तनख्वाहों में 500% तक इजाफा जो है वो करने का बिल मंजूर कर लिया है पंजाब असेंबली ने। पूछ लेते हैं क्लासर साहब से। क्लासर साहब, आप हमारे साथ हैं? क्लासर साहब, आवाज आ रही है आपकी? आवाज जी बिल्कुल आवाज आ रही है। क्लासर साहब, तनख्वाहदार तबके को 10, 12, 15% जो है वो एनुअल इंक्रीमेंट मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं, ट्रीटें देते हैं। यहाँ तो सीधा 500% जो है वो इजाफा किया गया है। कैसा देख रहे हैं इसको? इस मसले को देखने के दो तरीके। एक तो ये है कि जैसे वो उनको सुन रहे थे बुखारी साहबा को, जो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, कि देखें जी कि हमारे जैसे जो सफेद पोश हैं जो अपनी तनख्वाह में गुजारा करते हैं तो क्या करें, फिर उनको 2 लाख रुपए में तो उनका बजट नहीं बनता। मतलब उनकी बात चलें ठीक होगी, कुछ उसमें आप कह सकते ईमानदार लोग भी आते हैं, सफेद पोश भी आते हैं जो अपनी तनख्वाह में गुजारा करना जानते हैं, तो फेयर इनफ। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में हम सब समझते हैं कि कोई सफेद पोश आदमी गुजारा करने वाला सियासत में नहीं आ सकता। ना वो इलेक्शन लड़ सकता है, ना इलेक्शन के एक्सपेंडिचर बर्दाश्त कर सकता है, ना इतने बड़े पैमाने पर लोग जनाब कि हम सफेद पोश हैं, हमारा सिर्फ तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। ये तो मेरा ख्याल कोई नहीं मानेगा ये बात जो है ना यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि आप किसी कैमरा लेके खड़े हो जाए, यहाँ पे पंजाब असेंबली हो या आपकी दीगर असेंबली हो, इवन पार्लियामेंट भी हो इस्लामाबाद में, इनको जरा गाड़ियों से उतरते हुए देख लें कि इनके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो जाती गाड़ियां हैं इनकी, और आपको पता चलेगा 8-10 करोड़ से कोई काम की गाड़ी नहीं है इनके पास। अच्छा, फिर इनको सरकारी साहब तो मराद भी मिलते हैं। आपको पता है कि इस वक्त बिजली के बिलों की वजह से ये कौम जो है, कितने लोगों के इस वक्त हालात खराब है। हर दूसरा बंदा जो मिलता है वो बिजली के बिल की वजह से रोता हुआ आपको मिलता है। आपको उस वक्त आप लोगों को जितना भी यहाँ पे टैक्स का ये पैसा आने बिजली के बिलों से इकट्ठा होना है या कहीं से भी आपने टैक्स लेना है, सबसे ज्यादा सैलरी क्लास जो है आपने उन पे टैक्स लगा दिए, बोझ के नीचे आप दबाया हुआ है। अब एक आम आदमी से जो आम गरीब है जो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, उससे आपने टैक्स लेके अपने ये एमपीज की तनख्वाहें जो है ना आपने बढ़ानी, अपनी बरात बढ़ानी, ये कह के कि हमारा 2 लाख में गुजारा नहीं होता। तो भैया अगर आप अगेन उस पर 37,000 रुपए का जो आपकी मिनिमम सैलरी है, वेजेस है, या 37,000 है मेरा ख्याल है, उसका गुजारा कैसे हो रहा होगा? तो पूरा महीना वो कैसे गुजारता होगा? आप लोग यहाँ पे हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास एक अच्छी खासी फॉर्चून्स है, और प्लस एक और चीज जो है आपको याद होगी, डेवलपमेंट बजट, डेवलपमेंट फंड्स। आपको याद है इन्होंने क्या कहा था मिफ्ता इस्माइल साहब ने? उन्होंने कहा आपके यहाँ 550 बिलियन रुपीज जो है, 550 बिलियन, ये तकरीबन आपका भी आप कह सकते 2-2.25 अरब डॉलर के करीब बनता है। वो इस वक्त डेवलपमेंट बजट है जो एमएनएज एमपीज को मिलना है। और उस पर शायद खान अब्बासी साहब ने क्या कहा था, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था 30% जो है, अगर सही फिगर बता रहा हूं कि 30% जो है कमीशन के तौर पर वो इन्हीं लोगों की जेबों में जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी होंगे जो कमीशन नहीं लेते होंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं जो इसके वो हैं, इस मुल्क के वजीर आजम रहे, पार्लियामेंटेरियन रहे। तो आप वहां से पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं बकौल शायद खान अब्बासी साहब के। 550 बिलियन को जरा लगाएं, 30% लगाएं, कितने बनते, मतलब 150 या 250 बिलियन रुपीज जो है वो कमीशन में जाएगा एमपीज में। सबकी बात कर रहे हैं, चारों मिला के असेंबलीज वगैरह है, और फिर भी वो कहते हैं हमारा गुजारा नहीं होता, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें दूध मांगना पड़ता है, दही मांगनी पड़ती है, हमें उधार लेना पड़ता है, और फिर दुकानदार हमें तंग करते हैं, कोई पेट्रोल के पैसे नहीं होता। अच्छा, फिर इनको जो गाड़ियां मिलती है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को, मिनिस्टर्स को, वो सारी की सारी हुकूमत की उसकी आवाम के टैक्सेस से मिल रही होती है। ये अगेन आज मैं खबर पढ़ रहा था, मेरा ख्याल में सही फिगर अगर पढ़ा है, 4,500 बिलियन रुपीज के नए आपने ये लोन लिए हैं। इस वक्त 3500 बिलियन रुपीज जो है आप उन कर्जों पे वो दे रहे हैं, सूद दे रहे हैं इस वक्त। अच्छा, IMF से आपने कर्जा लिया है, दुनिया भर से कर्जे हमने लिए हुए हैं, और आप लगते हैं टोल पर। अगर आप लोग ये कुर्बानी नहीं दे सकते तो आम आदमी बेचारा तो ऑलरेडी आपको पिस रहा है, और वो वोटर है आपका जिसको आप दावे करके कहते हैं हम आपकी जिंदगी बदलेंगे। आम आदमी की जिंदगी बदली नहीं बदली, आपने अपनी जिंदगी बदल ली। आप अपने बैठ के पार्क से ले रही हैं, और फिर गुर्बत का रोना रोने भी आ गया है, हम तो गरीब हैं, हमारे तो घर नहीं चल रहे। तो भाई साहब, आपको किसने कहा तो नहीं था पॉलिटिक्स में ये पैकेज था? अब मैं जर्नलिस्ट में आप हैं, बहुत सारे लोग, हमें पैकेज का पता है किसको क्या मिलेगा। ठीक, आप एक्सेप्ट करके आते हैं, कुछ अर्से बाद रोना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है दैट्स वेरी बेरहमी, ये बेरहमी का काम किया, इट्स रूथलेस। थैंक यू क्लासरा साहब।